अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ एस्थमा। पास्ट में इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एस्थमा से रिलेटेड कि सिनेरियो दिया होता है और इसमें पूछा जाता है कि अब इस इलनेस से रिलेटेड आप जो है फर्दर क्या क्वेश्चंस पूछेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, इसके अलावा जो है मैनेजमेंट प्लान क्या है उसको आउटलाइन करें। स्पेशली इसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एस्थमा की। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का, इसको आपने अच्छे से कवर करना है। सबसे पहले इन्होंने केस प्रेजेंट किया है एस्थमा का कि एक 6 साल का बच्चा है और उसको पास्ट हिस्ट्री है एक्जिमा की। ठीक है, एक्जिमा यहीं पे इंडिकेट हो गया कि इसको एटोपी है। ठीक है, हिज फादर हैज़ क्रोनिक राइनाइटिस। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री भी देखे हैं, क्रोनिक राइनाइटिस है फादर को, और बच्चा जो है इसको रिकरेंट हिस्ट्री है कफ की, वीज और ब्रेथलेसनेस। अटैक जो होता है ये परसिपिटेट होता है बाय वायरल इन्फेक्शन। जब भी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन होता है तब इसको ये अटैक परसिपिटेट होता है, उसको खांसी, वीज और ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाती है। एक्सरसाइज से भी होता है, इमोशन से, और इसके अलावा कोल्डर वेदर से, ठंड से। ठीक है, जो मेन इसमें सिम्टम्स हैं, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सेवरल टाइम्स अ वीक बच्चे को रहते हैं। ठीक है, सेवरल टाइम्स अ वीक। अब सबसे पहले डेफिनेशन देखिए एस्थमा की। एस्थमा इज डिफाइंड एज रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एयरवेज ड्यू टू द हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू वेरियस इम्यूनोलॉजिक एंड नॉन इम्यूनोलॉजिक स्टिमुलाई। सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, हमेशा हम पढ़ते आए कि ये रिवर्सिबल कंडीशन है। इरिवर्सिबल जो है वो एम्फाइसीमा होती है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, लेकिन एस्थमा रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है लार्ज और स्मॉल एयरवेज की। क्यों ये हुई ऑब्स्ट्रक्शन? ड्यू टू द हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, वो एयरवे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस जो कि वेरियस इम्यूनोलॉजिक और नॉन इम्यूनोलॉजिक स्टिमुलाई की रिस्पॉन्स में है। ठीक हो गया, तो ये होगी एस्थमा की डेफिनेशन, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। इट इज़ द रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एयरवेज ड्यू टू द हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेरियस इम्यूनोलॉजिक एंड नॉन इम्यूनोलॉजिक स्टिमुलाई। अच्छा जी, तो एपिडेमियोलॉजी देखें सबसे पहले एस्थमा की। एस्थमा जो है ये कॉमन क्रोनिक लंग डिजीज़ होती है बच्चों की, चिल्ड्रंस की। ठीक है, क्रोनिक लंग डिजीज़ है एस्थमा जो होता है ना, इसका ऑनसेट किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज में। एडल्ट्स में भी हम पढ़ते आए, बच्चों में भी कभी भी हो सकता है। प्यूबर्टी से पहले वैसे बॉयज़ में ये ट्वाइस ज़्यादा कॉमन है बनस्बत गर्ल्स के। ठीक है, ज़्यादा बॉयज़ अफेक्ट होते हैं, लेकिन एट प्यूबर्टी जो इसका सेक्स इंसिडेंस है वो इक्वल है, दोनों में इक्वली होती है आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, एस्थमा जो है ना यंग बच्चों में याद रखें ज़्यादा सिवियर होता है, मोर सिवियर। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो वायरल इन्फेक्शंस को ज़्यादा प्रोन होते हैं, जैसे ठंड उनको जल्दी लग जाती है बच्चों को, तो इसीलिए उनमें ये उसका परसिपिटेटिंग फैक्टर है। और इससे एक और वजह कि उनके बच्चों के जो है वो एयरवे का साइज़ स्मॉल होता है, तो अस्थमा है ही एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से, तो है ही वो छोटे एयरवे, स्मॉलर एयरवे साइज़ है, तो उसमें भी फिर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होगी, तो और ज़्यादा एयरवे रेजिस्टेंस होगी ना, इंक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीजेज द एयरवे रेजिस्टेंस, तो प्रोपोर्शनेटली स्मॉलर एयरवे साइज इंक्रीज द एयरवे रेजिस्टेंस, तो इस वजह से भी, और बच्चों को इन्फेक्शन भी वायरल ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए यंग बच्चों में सिवियर किस्म का अस्थमा होता है। ठीक है, अस्थमा सिवियर होता है। अब अस्थमा के ट्रिगर्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, उसमें आपने याद रखना है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे वायरल या माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन में, इरिटेंट्स में एयर पोल्यूशन अगर है, एस्थमा का अगर बच्चा है कोई तो उसको एयर पोल्यूशन भी करवाएगी, कोल्ड एयर, सिगरेट स्मोक, एक्सरसाइज के अलावा इनहेल्ड डस्ट माइट, इंजेस्टेड एलर्जेंस, चेंजेस इन द वेदर, इमोशनल स्ट्रेस, मेडिकेशंस में एस्पिरिन, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, और इसके अलावा साइनसाइटिस भी जो है ये एस्थमा का ट्रिगर होता है। ठीक है, तो ये आपने एस्थमा के ट्रिगर्स जो है अच्छी तरह से याद रखने हैं कि इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आ जाते हैं, वायरल या माइकोप्लाज्मा, इरिटेंट्स में एयर पोल्यूशन, कोल्ड एयर, सिगरेट स्मोक, इसके अलावा एक्सरसाइज भी एस्थमा को ट्रिगर करती है, इनहेल्ड डस्ट माइट, इंजेस्टेड एलर्जन भी अगर कोई होगा जो खा लिया, किसी चीज़ से अगर एलर्जी है। ठीक है, वेदर अगर चेंज होता है, इमोशनल स्ट्रेस, मेडिकेशंस में एस्पिरिन, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, और इसके अलावा साइनोसाइटिस। तो अब जो है इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं फॉर द अकरेंस ऑफ एस्थमा। इसमें एक तो सबसे पहले पोवर्टी। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं एस्थमा होने के। पोवर्टी, स्मॉल होम साइज़ यानी लेस देन 8 रूम्स अगर हों,
इसी तरह अगर लार्ज फैमिली साइज़ है, यानी अगर मोर देन 6 मेंबर्स है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है एस्थमा का, ठीक है। ओवर क्राउडिंग, इन्फेक्शंस और इन सारी चीज़ों की वजह से, फिर एलर्जेंस भी ज़्यादा और एक्सेट्रा। और स्मॉल होम साइज़ अगर हो लेस दैन 8 रूम्स। और इसके अलावा इंटेंस एलर्जेनिक एक्सपोजर इन इन्फेंसी, यानी जिस तरह मोर देन 10 मिलीग्राम हाउस डस्ट माइट एलर्जन, जिसको हम कहते हैं डर्माटोफेगोइड्स टेरोनिसाइनस, ठीक है। इसका नाम है हाउस डस्ट माइट होते हैं, मिट्टी में ही होते हैं, छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कहते हैं डर्माटोफेगोइड्स टेरोनिसिनस, ये इसका नाम है। तो ये जो है मोर देन 10 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ द डस्ट कलेक्टेड फ्रॉम होम्स, ग्राम जितनी हर ग्राम पे जो है इस तरह के 10 मिलीग्राम जितने डस्ट माइट्स होते हैं, तो उनसे जो है इंटेंस किस्म का एलर्जेनिक एक्सपोजर होगा, ठीक है। ये इतनी क्वांटिटी में पर ग्राम ऑफ द डस्ट में 10 मिलीग्राम जितने ये अगर हों डस्ट माइट, तो उससे जो एस्थमा का पेशेंट है उनको इंटेंस एलर्जेनिक एक्सपोजर होगा। तो ये रिस्क फैक्टर है एस्थमा होने का, ठीक है। इनको एस्थमा हो सकता है इन्फेंसी में। और इसके अलावा अगर बार बार फ्रीक्वेंट बच्चे को चाइल्डहुड में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में, तो वो भी अस्थमा होने का एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो पॉवर्टी, स्मॉल होम साइज़, लार्ज फैमिली साइज़, कितना स्मॉल, जिसमें 8 से कम कमरे हों, लार्ज फैमिली साइज़ जिसमें 6 से ज़्यादा मेंबर रह रहे हों, और इसके अलावा इंटेंस एलर्जेनिक एक्सपोजर हो इन्फेंसी में डस्ट माइट्स के साथ, एंड बच्चे को चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो, ठीक है। अब आ जाए पैथोफिजियोलॉजी पे। एस्थमा जो है ना, ये प्राइमरीली एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है लंग्स की, ये आपने याद रखना है, ठीक है इन्फ्लामेटरी कंडीशन। एक्चुअली इसमें ये जो इन्फ्लामेशन हो रही है ना, उसी के ही सेकेंडरीली ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ब्रोंक्योल्स जो हैं वो स्पाज्म होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, नैरोइंग हो जाती है। तो इस इन्फ्लामेशन के नतीजे में ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है। अब हर एक जो एस्थमा का अटैक होता है उसमें 3 पैथोलॉजिक कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 ब्रोंकोस्पाज्म, यानी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, या स्मूथ मसल की हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये ब्रोंकोस्पाज्म। दूसरा, एस्थमा के अटैक में ब्रोंकोस्पाज्म के अलावा म्यूकस भी प्रोडक्ट होता है, म्यूकस की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तीसरा, इडीमा और इन्फ्लामेशन हो जाती है एयरवे के म्यूकोजा की। चौथा, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स आके इनफिल्ट्रेट करते हैं, यूजेनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये सारे इन्फ्लामेटरी सेल्स आके इनफिल्ट्रेट करेंगे। और पांचवा, उसमें डीस्क्वामेशन होती है एपिथेलियल और इन्फ्लामेटरी सेल्स की, ठीक है। जो एपिथेलियल और इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं उनकी डीस्क्वामेशन होगी। तो ये आपने याद रखना है कि हर एस्थमा अटैक में ये पैथोलॉजिक कंपोनेंट्स होते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म होता है, म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एयरवेज में, एडिमा और इन्फ्लामेशन हो जाती है एयरवेज की, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स आके इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और डीस्क्वामेशन हो जाती है एपिथेलियल्स की और इन्फ्लामेटरी सेल्स की। अच्छा, हम हमेशा वैसे पढ़ते आए हैं पैथो में कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी में एक अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स होता है, दूसरा एस्थमा में लेट फेज़ रिएक्शन होता है। हमेशा याद रखें, जो अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, वो एक्चुअली होता ही ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। जैसे ही कोई एलर्जन, कोई भी ट्रिगर जो हमने देखे, ठंड लग गई, एक्सरसाइज की बच्चे ने, एस्थमा वाले बच्चे ने, तो कोई भी अगर ट्रिगर है या उसको गर्ड हुआ, उससे एलर्जन के नतीजे में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स होगा पहले, अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है, जैसे एलर्जन से एक्सपोजर हुआ, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए ब्रोंक्यूल्स। तो इसको हम बीटा-2 रिसेप्टर एगोनिस्ट से ट्रीट भी कर सकते हैं, ये ट्रीटेबल होता है अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए तो बीटा-2 एगोनिस्ट देंगे तो खुल जाएंगे एयरवेज। और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि बच्चे में एलर्जन से कभी ये हो ही ना, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जब भी एलर्जन से एक्सपोजर हो, तो प्रोफाइलेक्टिकली हम देते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, जैसे क्रोमोलिन और नीडोक्रोमिल, ठीक है। ये मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग एजेंट्स जो है ना, इनसे जो है वो अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स को प्रिवेंट किया जाता है। दूसरा होता है लेट फेज़ रिएक्शन। अच्छा, लेट फेज़ रिएक्शन जो है वो 6 से 8 घंटों के बाद होता है, और ये एक प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूड स्टेट ऑफ एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस विद द यूज़ोफिलिक एंड न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन।
अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स में सिर्फ ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा था। बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट से ट्रीट भी किया जा सकता है, प्रिवेंट भी किया जा सकता है कि वो हो ही ना, बाय क्रोमोलिन एंड निडोक्रोमिल। लेकिन ये जो लेट फेज रिएक्शन है ना, ये 6 से 8 घंटों के बाद होता है। इसमें ना एक कंटिन्यूड स्टेट होती है एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की। पेशेंट के बच्चे के एयरवे बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिव होंगे, कंटिन्यूसली होंगे, विथ उसमें यूजिनोफिलिक और न्यूट्रोफिल्स ने आके उसके एयरवे में इन्फिल्ट्रेशन की है इस 6 से 8 घंटों के बाद, इस लेट फेज रिएक्शन में। ठीक है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की स्टेट में है, वहाँ यूजिनोफिलिक और न्यूट्रोफिल्स ने आके इन्फिल्ट्रेट किया है। अब इस वाले फेज़ को ना हम ट्रीट भी करते हैं और प्रिवेंट भी करते हैं स्टीरॉइड्स की मदद से। यहाँ पर लेट फेज़ में स्टीरॉइड्स पर यूज़ होते हैं, और इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं उसी मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की मदद से, निडोक्रोमिल एंड क्रोमोलिन से। ठीक हो गया, तो यहाँ पे वही पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट। अच्छा, अगेन मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन आया है। एक तो व्हाट इज़ एस्थमा आया है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो हमने देखी डेफिनेशन भी है एस्थमा की कि इट इज़ डिफाइंड एज अ रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एयरवेज ड्यू टू हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू वेरियस इम्यूनोलॉजिक एंड नॉन इम्यूनोलॉजिक स्टिमुलाई। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से इसमें रट लेनी है। इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछी गई है। और दूसरा, इसके ट्रिगर्स पूछे गए हैं, बार बार क्वेश्चन है कि अस्थमा के ट्रिगर्स बताएं, जो सारे यहाँ पे हमने डिस्कस किए। ठीक है, साइनोसाइटिस, GERD, मेडिकेशन में एस्प्रिन, इमोशनल स्ट्रेस, वेदर का चेंज होना, इंजेस्टेड एलर्जन, इनहेल डस्ट माइट, एक्सरसाइज, इरिटेंट सारे देखे, कोल्ड एयर पोल्यूशन, सिगरेट स्मोक और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो ट्रिगर्स भी अच्छी तरह याद करें। और इसके अलावा मैनेजमेंट भी बहुत बार पूछी गई है कि, और स्पेशली स्टेटस एस्थमेटिकस जो है उसकी मैनेजमेंट भी पूछी गई है। ठीक है, तो इन मोटी मोटी पॉइंट्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। एक और इस तरह भी क्वेश्चन आया था कि आप मदर से जो है हिस्ट्री में और क्या क्वेश्चंस करेंगे एस्थमा से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम क्लिनिकल फाइंडिंग देखेंगे, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, एस्थमा में जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं, बच्चे को जो है वीजिंग होती है। जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइन हमें मिलता है एस्थमा का, वो वीजिंग है, ये साइन है। ठीक है, और नैरोइंग ऑफ द एयरवेज की वजह से वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है, विसलिंग साउंड, उसको कहते हैं वीजिंग। इसके अलावा पेशेंट को कफ भी हो सकती है, खांसी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। ठीक है, डिस्निया या चेस्ट कंजेशन। कफ के अलावा ये डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ होगी। रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा, टैकिप्निया, क्योंकि नैरो हो गए ना एयरवे, उसकी एक्सचेंज नहीं हो रही, ऑक्सीजन नहीं हो रही, डिलीवर नहीं हो रही, तो ज़्यादा उसका रेस्पिरेटरी रेट होगा, टैकिप्निया होगा। और बच्चे को एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगी। इसके अलावा देखें, परसिस्टेंट कफ, यानी जो कफ वेरिएंट एस्थमा है उसमें बच्चे को परसिस्टेंट कफ रहेगी, रात के टाइम पे कफ होगी, नाइट कफ। ठीक है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड कफ होगी, पोस्ट टू सिव इमेसिस, अब खांसी कफ के बाद फिर इमेसिस भी होगी, उल्टी आएगी। कफ फॉलोइंग कोल्ड एयर एक्सपोजर, जैसे ठंडी हवा से एक्सपोजर हुआ, खांसी होगी। तो ये सारे फीचर्स जो है ना एस्थमा को सजेस्ट करते हैं। तो हम मदर से कुछ कफ से रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस करेंगे कि रात के टाइम पे खांसी होती है, परसिस्टेंट कफ तो नहीं है, एक्सरसाइज से कफ हो, खांसने के बाद उल्टी हो, ठंड लगे तो उसको खांसी शुरू हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि एयरवे की पेटेंसी जो है रात के टाइम पे डिक्रीज़ हो जाती है, तो बहुत से जो बच्चे होते हैं उनको अक्यूट एस्थमा इसी टाइम पे होता है, रात के टाइम पे, क्योंकि एयरवे की पेटेंसी कम होती है, पेटेंट नहीं होता, तो इसीलिए उनको ज़्यादातर रात नाइट कफ होगी। अगर बच्चे में हमें सिम्टम्स एब्सेंट मिल रहे हैं, नहीं है एब्सेंट या माइल्ड है, तो चेस्ट अस्कल्टेशन ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन जब हम करेंगे तो उसमें हमें प्रोलोंगेशन ऑफ द एक्सपायरेटरी फेज़ मिलेगा, बच्चे का एक्सपायरेटरी फेज़ प्रोलॉन्ग्ड होगा और वीजिंग भी मिलेगी अस्कल्टेशन पे। ठीक है, अगर सिम्टम्स नहीं मिल रहे तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन में हमें प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेटरी फेज़ एंड वीजिंग मिलता है। एस्थमेटिक बच्चा जो है उसके फ्लेयरिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल्स अगर मिल रही है, इंटरकोस्टल और सुप्रास्टर्नल अगर रिट्रैक्शंस हो रही है, अपने एक्सेसरी मसल्स को वो यूज़ कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए, हाइपर इन्फ्लेशन है और हाइपर रेजोनेंट चेस्ट अगर है, तो ये सारे साइंस सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करते हैं कि उस बच्चे को सिवियर एस्थमा हुआ है, अटैक हुआ है। कि अगर ये साइंस हमें मिल रहे हैं सारे, फ्लेयरिंग ऑफ नॉस्ट्रल, रिट्रैक्शंस, इंटरकोस्टल, सुप्रास्टर्नल,
एक्सेसरी मसल यूज़, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर रेजोनेंट चेस्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिवियर एयरवे की नैरोइंग हो गई है, सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, हमें बच्चे में, अस्थमा के बच्चे में सेंट्रल साइनोसिस भी मिल सकती है और उसकी वजह सिवियर हाइपोक्सिया है। ठीक है, इसी तरह पल्सस पैराडॉक्सिस और टैकीकार्डिया भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, एजिटेशन, लेथार्जी, इनएबिलिटी टू स्पीक, ट्राइपॉड सिटिंग पोजीशन। ट्राइपॉड सिटिंग होती है एक्चुअली, उसमें बच्चा जो है अपना एक्सेसरी मसल्स यूज़ कर रहा है रेस्पिरेशन के लिए, तो इसलिए वो इस खास पोजीशन में बैठता है, दो बाजू जो है वो आगे जो है उनके सहारे बैठता है, आगे करके दोनों बाजू के सहारे, तो उसको कहते हैं ट्राइपॉड पोजीशन। या अगर हमें डायाफोरेसिस मिल रही है, बच्चे को पसीने आ रहे हैं, तो ये सारे साइंस हैं रेस्पिरेटरी फेलियर के। ठीक है, बच्चा को एजिटेशन है, लेथार्जिक है, बोल नहीं पा रहा है, इनएबिलिटी टू स्पीक, ट्राइपॉड सिटिंग या डायाफोरेसिस, तो आपने याद रखना है कि ये रेस्पिरेटरी फेलियर के अर्ली साइंस है। बच्चा जो है वो बैठा होगा, आर्म सपोर्टेड इन फ्रंट ऑन द पिलो टू सपोर्ट द चेस्ट एंड फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ द एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। वही बात जो मैंने आपको बताई, इसको कह रहे हैं ट्राइपॉड पोजीशन। अच्छा, जब अस्थमा का अटैक होता है तो अटैक के दरमियान, बिटवीन द अटैक, बच्चा बिल्कुल इंटायरली फ्री ऑफ द सिम्टम होगा, लेकिन वो बच्चे जिनको क्रोनिक अस्थमा रहता है वो बिलो द एवरेज होते हैं फॉर द हाइट एंड वेट, यानी उनके बच्चों की हाइट और वेट उनकी एज के लिहाज से कम होती है। ठीक है, जिनको काफ़ी टाइम से क्रोनिक अस्थमा है। वैसे अस्थमा के दरमियान हमें पता है कि लोग नॉर्मल होते हैं बिटवीन द अटैक। अच्छा, चेस्ट जो होती है अस्थमा वालों की बैरल शेप हो जाती है, उनका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, उसको कहते हैं बैरल शेप चेस्ट। स्टर्नम प्रोमिनेंट हो सकती है और हमें हैरिसन सल्काई की डेवलपमेंट भी मिल सकती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे अस्थमा? इसकी डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ब्लड एग्जामिनेशन, मोटी मोटी जो आपने पॉइंट्स याद रखनी है, एक तो डायग्नोसिस इज मेनली क्लिनिकल, दूसरा हम देखेंगे ब्लड एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, ABGs, रास्ट टेस्ट और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो ब्लड एग्जामिनेशन में अगर बच्चे को जो है अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केस में CBC हेल्पफुल होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चा एस्थमेटिक है अगर, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हमने देखा कि उसका एक ट्रिगर है, अस्थमा को ट्रिगर करता है। बच्चे को एस्थमेटिक है लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, जब भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा वो उसके अटैक को ट्रिगर करेगा। तो उस केस में हम CBC जब करवाएंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस हमें अक्यूट सिवियर अस्थमा में मिलता है विदाउट द एविडेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एविडेंस नहीं मिल रहा, लेकिन सिवियर एक्यूट अस्थमा में हमें ल्यूकोसाइट्स एलिवेटेड मिलेगी, ल्यूकोसाइटोसिस मिल सकता है। बच्चे को जो है यूज़िनोफिलिया भी हो सकता है, यूज़िनोफिल्स बड़े हुए होते हैं अस्थमा में, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें स्पेशली इसमें जो IgE एंटीबॉडीज़ है वो जो है उनके लेवल्स जो है वो रेज्ड मिलते हैं। ठीक है, मिल सकते हैं रेज्ड लेवल ऑफ IgE, और यूज़िनोफिल्स भी हमें एलिवेटेड मिल सकते हैं। ठीक हो गया। और ल्यूकोसाइटोसिस हमने देखा कि कॉमन है अक्यूट सिवियर एस्थमा में विदाउट द एविडेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा जो स्पूटम होता है, ये BCQ भी आता है, स्पूटम में हमें यूज़िनोफिलिया मिल सकता है। एस्थमा के पेशेंट में यूज़िनोफिल्स ज़्यादा होंगे। चेस्ट एक्सरे हम करवाएंगे, उसमें किस तरह के लंग्स नज़र आएंगे? हाइपर इन्फ्लेटेड एंड हाइपर लूसेंट लंग्स। ठीक है, वही बात, सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर अंदर तो जा रही है लेकिन बाहर एक्सहेल नहीं हो पा रही क्योंकि एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव हो गए हैं। उनमें वो सारी पैथोफिजियोलॉजी हमने देखा, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया है, म्यूकस जमा हो रहा है, एडीमा है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, इन्फ्लेमेशन बिल्कुल हो गई है, तो सारी एयर अंदर ट्रैप हो रही है। तो इस वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है लंग्स की, और बैरल शेप चेस्ट भी इसीलिए होती है अस्थमा में। तो चेस्ट एक्सरे जब हम करवाएंगे डायग्नोसिस में हमें हाइपर इन्फ्लेटेड और हाइपर लूसेंट लंग्स अगर मिल रहे हैं, इंक्रीज्ड एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट, यानी रेट्रोस्टर्नल स्पेस जो है वो लेटरल चेस्ट एक्सरे पे अगर ज़्यादा है, बच्चे का एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा है, डायाफ्राम हमें एक्सरे पे अगर फ्लैट मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल रिब्स हैं ज़्यादा, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन को ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, रिब्स हॉरिजॉन्टल है, हार्ट नैरो और एलोंगेटेड अगर अपीयर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं एस्थमा को। ठीक है,
इसी तरह अगली इन्वेस्टिगेशन हम ABGs करवाते हैं। अच्छा, ABGs में अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी, हाइपोक्सीमिया मिलेगा, और आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कंटिन्यू होगा टू ड्रॉप एज द अटैक अकर्स, क्योंकि जब अटैक हो रहा है तो ऑब्वियसली उस टाइम पे एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव है, ऑक्सीजन नहीं डिलीवर हो रही, तो जब अटैक होता है उस टाइम पे ज़्यादातर आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ड्रॉप कर जाएगा। इनिशियली बिकॉज ऑफ द हाइपर वेंटिलेशन आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लो, ऑक्सीजन तो ड्रॉप करेगी अटैक के दौरान, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्यों नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियली शुरू में लो होती है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बच्चा हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, उसको सांस में तकलीफ़ है, डिस्निया हो रहा है, टैकिपनिया हमने कहा था ना होता है, तो वो सारी एक्सेल कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सीवियर अटैक के दौरान पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का सब्सिक्वेंटली बढ़ जाएगा और बच्चे को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा एज हाइपोवेंटिलेशन एंड रेस्पिरेटरी फेलियर अकर, कि अब उसके मसल फटीक कर जाएंगे, अब वो हाइपर वेंटिलेट नहीं कर पाएगा, अब जो है ना उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो जाएगी, बच्चा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चला जाएगा, क्योंकि वही बात कि वो अब वेंटिलेट नहीं कर रहा, हाइपोवेंटिलेशन हो गई है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है। ठीक है, तो ABGs में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, एक और होता है रास्ट टेस्ट। क्रोनिक एस्थमा के केस में स्किन टेस्ट और रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट ये यूज़फुल होते हैं इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल ट्रिगर। ये एक्चुअली डिफरेंट एलर्जेंस होते हैं, वो स्किन पे इंजेक्ट किए जाते हैं, फिर इन ड्यूरेशन देखी जाती है, जिससे अगर एलर्जी होगी एलर्जन से तो वो उसमें पता लग जाता है। उसको कहते हैं रास्ट टेस्ट। स्किन टेस्ट भी होता है और रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट, तो ये पता लग जाएगा कि कौन सा ट्रिगर ज़्यादा बच्चे को जो है वो एस्थमा ट्रिगर करता है। ठीक है, वो डस्ट हो गई, फेदर्स हो गए, तो डिफरेंट इसमें एलर्जेंस होते हैं, इसको कहते हैं रास्ट टेस्ट। एंड लास्टली हम करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में बच्चे की जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि वो एक्सपायरेशन नहीं कर पा रहा। ठीक है, हाइपर रिस्पॉन्सिव है, एयरवे स्पाज्म है, तो वो डिक्रीज होगा, वाइटल कैपेसिटी उसकी रिड्यूस्ड होगी, और फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 सेकेंड में भी डिक्रीज मिलेगा। एंड लास्टली जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो अंदर रह गया है, और टोटल लंग की कैपेसिटी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर सब कुछ जा रही है, एयर वगैरह ट्रैप हो रही है, तो अंदर का रेजिडुअल वॉल्यूम बड़ा हुआ है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अंदर अच्छा, अब आ जाए डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा पे। डिफरेंशियल अब क्या बनता है, हमें ये सारी क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिल रही हैं, हम एस्थमा तो रख रहे हैं अपना डिफरेंशियल, उसके अलावा हम कहते हैं कि ये वीजी ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी भी ऐसी ही क्लिनिकल पिक्चर होती है, जैसे वीजी ब्रोंकाइटिस में हमारा क्रूप आ जाता है, हमने डिस्कस किया प्रीवियस टॉपिक्स में, अक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया, पर्ट्यूसिस। ठीक है, क्योंकि कफ, डिस्निया, ये सारी चीज़ें टैकिपनिया इन सब में मिल रही है। इसी तरह क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन के साइन सिम्टम मिल रहे हैं, सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन को मैंने आपको बताया ना हमें क्या इंडिकेट करेगा, अगर हमें हाइपर रेजोनेंट, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट मिल रही है, एक्सेसरी मसल यूज़ कर रहा है, नॉस्ट्रल्स फ्लेयरिंग मिल रही है, इंटरकोस्टल सुप्रा स्टर्नल रिट्रैक्शंस मिल रही हैं, तो मतलब सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमारे डिफरेंशियल में फॉरेन बॉडी इन द एयरवे भी आ जाता है। एंडोब्रोंकियल ट्यूबरकुलोसिस या लिम्फ नोड प्रेसिंग ऑन द ब्रोंकाई, जिन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन करवा दी है। ठीक है, एंडोब्रोंकियल टीबी या लिम्फ नोड जो कि ब्रोंकाई पे प्रेस कर रहे हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हमारा डिफरेंशियल है, आगे हम ये टॉपिक भी पढ़ेंगे डिटेल में। कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन जैसे कि वास्कुलर रिंग और कार्डियक एस्थमा। ठीक है, अब आ जाए कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, बच्चे को एस्थमा हुआ है तो क्या नुकसानात हैं, क्या इसको हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस। न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। न्यूमोथोरेक्स क्या था, लीकेज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी एयर विद इन द चेस्ट। ठीक है, चेस्ट में एक्स्ट्रा पल्मोनरी एयर अगर आ जाए, वो कैसे आती है, हमने डिस्कस किया कि लंग से ही एयर लीक होके आ जाती है चेस्ट में, उसको कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, तो ये एस्थमा में क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है, एयर जमा होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं लीक होगी, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। एक और कॉम्प्लिकेशन न्यूमोमेडियस्टिनम हो सकता है, मेडियस्टिनम में एयर, बच्चे की जो है डिलेड मैचुरेशन और स्लोइंग ऑफ द प्यूबर्टल ग्रोथ वेलोसिटी, ये भी एस्थमा का साइड इफ़ेक्ट है कि मैचुरेशन डिलेड होगी
और प्यूबर्टल ग्रोथ वेलोसिटी भी उसकी स्लो डाउन हो सकती है। अब आ जाए मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट एस्थमा अटैक पे, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जिसको हम के मैनेजमेंट लिखें एस्थमा की, ठीक है। तो ओवरऑल हम लिखेंगे सारा, एक्यूट का भी लॉन्ग टर्म का भी। एक्यूट अगर बच्चे को एस्थमा अटैक हुआ है तो उसमें हमने ऑक्सीजन जो है वो देनी होती है 2 to 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से। मास्क या नेज़ल प्रॉन्ग्स जो होते हैं उनकी मदद से हम बच्चे को ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजनेशन ही है। ब्रोंकोस्पाज्म में ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो रही तो हम उसको दे रहे हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली एयरवेज को भी तो ओपन करना है कि वो ऑक्सीजन डिलीवर भी हो, तो इसलिए हम नेबुलाइजेशन लगाते हैं। नेबुलाइज्ड सल्ब्यूटामोल देते हैं। सल्ब्यूटामोल जो कि एक बीटा 2 एगोनिस्ट है। ये फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पे यूज़ होता है, सेफ़ और इफ़ेक्टिव है 0.5 मिलीग्राम पर केजी डोज के हिसाब से। और उसके बाद हम 0.1 से 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज देंगे, ठीक है। पहले 0.5 पर केजी, फिर हम 0.1 से 0.5 थोड़ा सा कम किया डोज एट द इंटरवल ऑफ 20 to 30 मिनट्स। हर 20 to 30 मिनट पे हम ये नेबुलाइज कर रहे हैं जब तक कि एडिक्वेट रिस्पॉन्स अचीव नहीं हो जाता, ठीक है। इसके अलावा अमीनोफाइलिन एक ड्रग होती है, ये भी यूज़ की जाती है आईवी में। इसका डोज 5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से आईवी में स्लो डाइल्यूट करके हमने देना होता है बच्चे को 5 से 15 मिनट एट द रेट नो ग्रेटर देन 25 मिलीग्राम पर मिनट। यानी ज़्यादा रेट पे नहीं लगानी अमीनोफाइलिन, हर मिनट पे 25 मिलीग्राम जितनी डिलीवर हो, ठीक है। और ये डाइल्यूट करके देते हैं आईवी में। अगर रैपिड आईवी इन्फ्यूजन हमने की अमीनोफाइलिन की तो दिस इज़ अ BCQ पॉइंट कि उससे कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकता है और डेथ हो सकती है बच्चे की। तो हम नो मोर देन 25 मिलीग्राम पर मिनट से ज़्यादा नहीं करना। डाइल्यूट करके 5 मिलीग्राम पर केजी 5 से 15 मिनट में देना है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक्यूट अटैक में हाइड्रोकोर्टिसोन देना होता है, स्टीरॉयड देने होते हैं, ताकि वो जो 6 से 8 घंटों के बाद लेट फेज रिएक्शन होता है वो ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम हाइड्रोकोर्टिसोन दे रहे हैं। ये भी आईवी में देंगे 5 to 10 मिलीग्राम पर केजी देने हैं। हर 4 से 6 घंटों के बाद ये आईवी में देंगे हम हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है। 5 to 10 मिलीग्राम हर 4 से 6 घंटे के बाद, जब तक के इम्प्रूवमेंट एविडेंट नहीं हो जाती। और उसके बाद हम ओरल स्टीरॉयड पे ले आएंगे। प्रेडनिसोलोन देंगे 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे 5 दिन के लिए, ठीक है। या फिर हम इनहेल्ड पर भी ला सकते हैं। इनहेल्ड स्टीरॉयड देंगे जो बेक्लोमिथासोन के नाम से आता है 500 मिलीग्राम, या 2 पफ कह लें, 2 पफ ट्वाइस डेली बेक्लोमिथासोन के, ठीक हो गया। तो एक्यूट अटैक में तो आईवी में दिया था स्टीरॉयड, फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं ओरल या इनहेल्ड में। इसके अलावा एक्यूट अटैक में एडिक्वेट हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। हम 20 ml पर केजी ऑफ द नॉर्मल सलाइन देते हैं बच्चे को, 20 ml per kg of the normal saline over a period of 1 to 2 hours, and then continue fluids at 1.5 times the maintenance rate for the next 1 to 2 days। बच्चे का जितना भी वज़न है हर केजी पे 20 ml के हिसाब से नॉर्मल सलाइन हमने देना है 1 से 2 घंटों के अंदर। और फिर हम 1.5 टाइम पे जो है मेंटेनेंस रेट पे जो है फ्लूइड देंगे, ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने आपको पूरा समझाया है मेंटेनेंस फ्लूइड किस तरह से मेंटेन करना होता है। तो फिर अगले 1 से 2 दिन तक हम उसका 1.5 टाइम दे रहे हैं मेंटेनेंस रेट, ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स याद रखें कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो हम एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स भी देते हैं कि उसकी वजह से अगर ट्रिगर हुआ है, एस्थमा अटैक हुआ है, तो एंटीबायोटिक्स। एंड लास्टली वेंटिलेटरी सपोर्ट में भी रिक्वायर्ड। फिर आ जाए सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट पे। सिवियर एपिसोड ऑफ एक्यूट एस्थमा के बाद स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है ना, वो 2 महीने या उससे ज़्यादा तक परसिस्ट करती है, ठीक है। सिवियर एपिसोड हुआ है एक्यूट एस्थमा का तो उसके बाद ये परसिस्ट करती है 2 महीने या ज़्यादा। तो हमने ओरल या इनहेल्ड फार्माकोलॉजिक थेरेपी जैसे साल्ब्यूटामोल, स्टीरॉयड्स, थियोफाइलिन, ये जो है कंटिन्यू रखने होते हैं सेवरल वीक्स से लेके महीने तक। डिपेंड करता है क्रोनिसिटी ऑफ द इलनेस पे। जितना क्रोनिक उसको थी इलनेस, जितना क्रोनिक एस्थमा था, उस हिसाब से फिर हम ये फार्माकोलॉजिक थेरेपी बच्चे को ओरल या इनहेल्ड फॉर्म में देते हैं कि कुछ महीने आप ये कंटिन्यू रखिएगा, इसको देते रहिएगा, साल्ब्यूटामोल या थियोफाइलिन या स्टीरॉयड्स। तो सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट भी यानी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आ जाए लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट एस्थमा, क्रोनिक एस्थमा।
उससे पहले आप ये देखिए फिगर 11.7 में चेस्ट एक्सरे दिखाया गया है एस्थमा पेशेंट का, जिसमें हमें हाइपर इन्फ्लेशन नज़र आ रही है। देखिए बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहे हैं लंग्स, जो कि एयर को इंडिकेट कर रहे हैं। रिब्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई है, डायाफ्राम फ्लैट है, हार्ट जो है वो ज़्यादा नैरो और एलोंगेटेड अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी, और लेटरल अगर होता ना एक्सरे तो उस पर हमें रेट्रोस्टेनल स्पेस ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो मतलब बैरल शेप्ड होता है। तो ये चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स होती हैं एस्थमा में। अच्छा, अब आ जाएं कि क्रोनिक एस्थमा में हम लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट किस तरह करते हैं। तो क्रोनिक एस्थमा की मैनेजमेंट में ना 4 कंपोनेंट होते हैं थेरेपी के। सबसे पहला तो हमने पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट की जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना होता है कि वो कैसे स्पेसर डिवाइसेस को यूज़ करेगा, मीटर डोज इन्हेलर्स। ठीक है, मीटर डोज इन्हेलर में किस तरह से स्पेसर डिवाइस यूज़ करनी है, इन्हेलर किस तरह यूज़ करना है, किस तरह पंप देना है, पुश करना है, इन्हेल करना है। ठीक है, वो समझाना है सारा। पीक फ्लो मॉनिटरिंग का यूज़ भी हमने उसको समझाना है। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स, ये उसको समझाना है। मेडिकेशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं वो बताएंगे, और उसने कब और कैसे रिस्पॉन्ड करना है टू द चेंजेस इन द सिम्टम। जब आपके सिम्टम ये होंगे तो आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, ये होंगे तो किस तरह और कब रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं पेशेंट एजुकेशन में। ठीक है, क्रोनिक एस्थमा में सबसे पहली चीज़ होगी पेशेंट एजुकेशन। दूसरा, हमने ना एस्थमा की सिवियरिटी को असेस भी करना है, मॉनिटर करना है विद द ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ द लंग फंक्शन। उस बच्चे का जो है लंग फंक्शन मेजर करके हम उसके एस्थमा की सिवियरिटी को भी असेस करेंगे और मॉनिटर करते रहेंगे। तीसरा, हमने एस्थमा के ट्रिगर्स को अवॉइड करने का कहना है। जो भी ट्रिगर्स सारे मैंने आपको समझाया, जो आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं, तो वो आपने अवॉइड करने हैं। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ फार्माकोलॉजिक थेरेपी इंक्लूडिंग प्लान फॉर मैनेजिंग एक्सर्बेशन, उसको एक सही से अच्छा प्रॉपर फार्माकोलॉजिक थेरेपी का प्लान बताना है कि जब कौन सी ड्रग जो है आपने कब यूज़ करनी है, जब अक्यूट अटैक होता है एस्थमा का तो आपने कौन सी ड्रग यूज़ करनी है। ये प्रॉपर प्लान, सारी दवाइयाँ उसको अच्छी तरह से समझानी है। एक्सर्बेशन का भी सही से प्लान समझाना है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है क्रोमोलिन और जो नीडोक्रोमल ड्रग्स होती हैं जो मास सेल स्टेबलाइजिंग है, ये एक्चुअली अर्ली और लेट फेज एलर्जिन इंड्यूस्ड एस्थमा को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे बेक्लामेथासोन, तो वो सेफ़ है और एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव थेरेपी होती है क्रोनिक एस्थमा में। ठीक है, तो अब ये सारी ड्रग्स मैं आपको समझाती हूँ जो हम देते हैं क्रोनिक एस्थमा में, जो हमने पूरा प्लान बताना भी है, पेशेंट को समझाना है। तो अर्ली और लेट फेज एलर्जिन इंड्यूस, इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं ना विद शॉर्ट कोर्सेज, यानी लेस देन 7 days ऑफ द ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर हम दें पेशेंट को, प्रेडनिसोलोन जैसे कि, तो अगर शॉर्ट कोर्स है 7 दिन से कम का है तो उसमें सिग्निफिकेंटली लेस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बनस्बत के अगर लॉन्ग टर्म में स्टीरॉयड यूज़ किए जाए। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़े टाइम में शॉर्ट कोर्स में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इतने सिग्निफिकेंटली लेस होते हैं। दूसरा, बीटा टू एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट जो है ना, बीटा टू एगोनिस्ट जैसे कि हम देखेंगे कुछ शॉर्ट एक्टिंग होते हैं बीटा टू एगोनिस्ट, कुछ लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। तो बीटा टू एगोनिस्ट भी हम अक्यूट और क्रोनिक दोनों की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, दोनों इस्तेमाल में। शॉर्ट एक्टिंग इनहेल बीटा टू एगोनिस्ट में हमारा सैल्ब्यूटामोल है, ये अक्यूट एक्सर्बेशन के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, अक्यूट में। और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा में प्री ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, रेस्क्यू के तौर पे, यानी क्विक रिलीफ अब हो गया अटैक एस्थमा का तो उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, क्रोनिक एस्थमा में क्विक रिलीफ के लिए। तो शॉर्ट एक्टिंग सैल्ब्यूटामोल। दूसरा होता है लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड बीटा टू एगोनिस्ट। अब इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है ये लॉन्ग एक्टिंग है क्योंकि मोर देन 12 घंटे जो है काम करता है, और क्रोनिक एस्थमा को ट्रीट करने में ये बहुत अच्छा है, लाबास इसको कहते हैं। क्रोनिक एस्थमा जो इनहेल्ड इन्फ्लामेटरी एजेंट्स को, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स को अनरिस्पॉन्सिव है, ऐसी क्रोनिक एस्थमा में ये लाबास इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो नाइट टाइम कफ होती है एस्थमा में, उसको भी ट्रीट करने में ये लॉन्ग एक्टिंग बहुत अच्छे हैं। तो इनको कभी भी हम अक्यूट एक्सर्बेशन में यूज़ नहीं करते, ये लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्ग टर्म में यूज़ होते हैं, क्रोनिक में यूज़ होते हैं, अक्यूट एक्सर्बेशन में नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि इनका एक्शन भी देर से हो रहा है, अक्यूट अटैक हुआ है, सांस ही नहीं आ रहा, हम बैठे हैं कि लॉन्ग एक्टिंग दे के, ऐसा कभी भी नहीं करना। अक्यूट में हमेशा सैल्ब्यूटामोल शॉर्ट एक्टिंग दिया जाता है।
इसके अलावा सस्टेन्ड रिलीज थियोफाइलिन एक ब्रोंकोडायलेटर होती है ड्रग, इसका भी माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है। ब्रोंकोडायलेटर भी है, माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी है। एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स भी यूज़ होते हैं अस्थमा में, जैसे आइपराट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट भी यूज़ होते हैं। ज़फिरलुकास्ट एक ओरल ल्यूकोट्राइन D4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। दूसरा एक है लाइपोक्सीजिनेज इनहिबिटर, जिल्यूटोन के नाम से आता है, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, लेकिन ये ब्रोंकोडायलेटर नहीं होते, याद रखें। ये बीटा 2 एगोनिस्ट जिस तरह डायलेट करे थे ना ब्रोंक्योल्स को, इस तरह ना ये एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, इनका डायलेशन का काम नहीं है। तो मोंटेलुकास्ट की भी टैबलेट होती है, ये दी जाती है 2 to 5 ईयर्स तक। रोज़ाना जो है ये मोंटेलुकास्ट 4 मिलीग्राम की खानी होती है 2 से 5 साल तक, ठीक है। एज के हिसाब से, यानी जो 2 से 5 साल तक के बच्चे हैं वो 4 मिलीग्राम खाएंगे, 6 से 14 साल वाले बच्चे 5 मिलीग्राम रोज़ाना खाएंगे, 15 साल से बड़े बच्चे हैं जो, तो उनको हम 10 मिलीग्राम डेली के हिसाब से मोंटेलुकास्ट देते हैं। एंड लास्टली एक और ड्रग है एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, ये IgE के साथ बाइंड करती है और IgE मेडिएटेड एलर्जिक रिस्पॉन्स को भी ब्लॉक करती है, इन्फ्लामेशन ब्लॉक करेगी। तो हर 2 से 4 हफ्तों के बाद ये सबकुटेनियसली दी जाती है, बट वही बात कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और रेयरली यूज्ड होती है, ठीक है, एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई। लास्ट में आती है प्रोग्नोसिस ऑफ एस्थमा। एस्थमा की प्रोग्नोसिस जनरली गुड है प्रोवाइडेड दैट द एग्रेसिव थेरेपी इज़ इंस्टीट्यूटेड अर्ली। जल्दी एग्रेसिव थेरेपी स्टार्ट कर ली है तो अच्छा रिस्पॉन्स होता है। एस्थमा की वजह से वैसे डेथ जो है बच्चों में रेयर है और आलमोस्ट ऑलवेज जो है अंडर ट्रीटमेंट की वजह से ही होती है, अगर हो भी रही है डेथ तो अंडर ट्रीटमेंट की वजह से। अल्टीमेट रेमिशन डिपेंड पार्टली ऑन द ग्रोथ इन क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ द एयरवेज। अबाउट 50% ऑफ ऑल एस्थमेटिक चिल्ड्रन आर virtually free of symptom within 10 to 20 years and only 5% experience severe disease। ठीक है, बच्चों में ज़्यादातर 10 से 20 साल की 20 साल तक जो है सिम्टम्स नहीं होते। एस्थमा की होती है टेंडेंसी, एटोपी भी होती है, लेकिन सिम्टम नहीं होते। सिर्फ 5% ही ऐसे हैं जिनको सीवियर डिजीज़ होती है बचपन में। अच्छा, एडल्टहुड में फिर रिकरेंस जो है वो हो सकती है। अब देखिए प्रिवेंशन, प्राइमरी जो प्रिवेंशन है एस्थमा की वो होती है कि हम रिस्क ऑफ डेवलपिंग एलर्जीज़ को ही रिड्यूस करें और एस्थमा को इनिशियली, ठीक है, कि बच्चे को जो है वो एलर्जीज़ ही ना हो, बच्चे में जो है एलर्जीज़ डेवलप करने का रिस्क हमने कम करना है, रिड्यूस करना है, और एस्थमा का भी इनिशियली ये एक प्रिवेंशन है। इसके अलावा मोर देन 4 मंथ तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए, उससे वीजिंग के एपिसोड्स रिड्यूस होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग का ये भी फ़ायदा है कि इसके ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे जो हैं वो परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। बच्चा जब 6 साल तक का होता है तो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जो है स्पेशली यूज़फुल होती है कि वो एस्थमा के सिम्टम्स को बच्चों में रिड्यूस करती है। वो बच्चे जो टोबैको स्मोक से एक्सपोज होते हैं तो उनमें एस्थमा के सिम्टम्स को रिड्यूस करती है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर एक बार बच्चा जो है नॉन है कि ये बच्चा जो है रिस्क पर है फॉर रिपीटेड एस्थमेटिक अटैक, कि इसको रिस्क है, तो उसमें हमारी प्रिवेंशन एम्ड होती है कि उसके ट्रिगर्स को रिड्यूस करें जो उसको ट्रिगर करवा सकते हैं एस्थमा, ठीक है। सारे जो स्टैंडर्ड चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशंस हैं वो बच्चों में जिनको एस्थमा होता है उनको रेकमेंड की जाती हैं, जिसमें उनको वेरिसेला की और एनुअल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन्स भी लाजमी लगवानी होती हैं। ठीक हो गया, दैट्स इट। यहाँ पर ये फिगर देखिए 11.18 में, इसमें मेथड दिखाया गया है टू यूज़ एन इन्हेलर। एक्चुअली इन्हेलर को सबसे पहले ओपन करना होता है, ठीक है, ये हम समझाते भी हैं पेशेंट्स को कि इन्हेलर को इस तरह से रिमूव करेंगे, कैप को रिमूव करके फिर इन्हेलर को अच्छी तरह से शेक करना होता है यूज़ करने से पहले, ठीक है। सबसे पहले सारी जो एयर है अपने अंदर की वो बाहर निकालनी है, एक्सेल करना है, ठीक है। एक्सेल करके फिर जो है इन्हेलर माउथ में रखना होता है और प्रेस करना होता है। जैसे ही प्रेस किया साथ ही गहरा सांस अंदर ले लेना है, इन्हेल करना है एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल, ताकि मैक्सिमम दवाई जो है वो ब्रोंकाइस तक, ब्रोंक्योल्स वगैरह एयरवे तक रीच करे, ठीक है। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इस्तेमाल को क्विकली रिवाइज करेंगे। डेफिनेशन हमने देखी कि ये क्रोनिक डिसऑर्डर्स होता है एयरवे का, कैरेक्टराइज बाय रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फ्लामेशन एंड ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस।
इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्सरसाइज, कोल्ड एयर, इमोशन, एलर्जेंस, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स और एक्सपोजर पॉल्यूटेंट्स के साथ। टाइप्स भी होती है अस्थमा की, इंट्रिंसिक होती है, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक याद रखें, उसमें कोई IgE की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसको मैं कह रही थी एटोपी उसमें नहीं होती, ठीक है। और ऑफन ये फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में ही हमें मिलता है बच्चे में इंट्रिंसिक एस्थमा, और उसमें फैमिली हिस्ट्री अनकॉमन है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक एस्थमा है उसमें हमें बच्चे में इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ IgE एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, यानी कि एलर्जिक एस्थमा होता है ये एक्सट्रिंसिक एस्थमा, उसमें IgE ज़्यादा होती है, उसमें नहीं थी। और इस एक्सट्रिंसिक में ही फैमिली हिस्ट्री कॉमन होती है, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स याद रखें एस्थमा के, कफ़ हो रही है क्योंकि कोल्ड एयर की वजह से या एक्सरसाइज के बाद, ठीक है, कफ़ हो सकती है। वीज़ होगा, मोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक साइन है वीज़, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में, फ्लेयरिंग ऑफ नोस्ट्रल्स, रेजोनेंट परक्यूशन नोट, रिड्यूस्ड एयर एंट्री। क्रॉनिक एस्थमा में बच्चे की बैरल शेप चेस्ट होगी, स्टर्नम प्रोमिनेंट होगी और हैरिसन सल्काई की डेवलपमेंट। कैसे डायग्नोज करते हैं? क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे। चेस्ट एक्सरे पे हमें पेरी ब्रोंकियल थिकनिंग मिलती है, सब सेगमेंटल एटेलेक्टेसिस यानी कोलैप्स भी मिल सकता है, और हाइपर इन्फ्लेशन, और बाकी सारे फीचर्स भी मैंने एक्सरे के आपको समझाए। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट स्पायरोमेट्री की जाती है, उसमें फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड जो है डिक्रीज़ होता है, वाइटल कैपेसिटी भी डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ उसकी रेजिडुअल कैपेसिटी होगी और टोटल लंग कैपेसिटी ये इंक्रीज होंगे, ठीक है। फिर हमने एस्थमा की कैटेगराइज किया सिविरिटी और उसकी मैनेजमेंट को। स्टेप अप मैनेजमेंट की जाती है जो हमने मेडिसिन में भी पढ़ा था। तो अगर इंटरमिटेंट है, कभी कभार बच्चे को होता है एस्थमा, इंटरमिटेंट हम तब कहेंगे अगर डे टाइम में उसको सिम्टम्स हो रहे हैं एस्थमा के लेस देन 2 times per week, ठीक है, दो से भी कम बार होते हैं हफ्ते में, सुबह के टाइम पे, और रात को उसको सिम्टम्स जो हो रहे हैं वो लेस देन 2 times per month, यानी 1 महीने में पूरे में 2 से भी कम बार उसको रात को सिम्टम्स हो रहे हैं एस्थमा के, तो उसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट एस्थमा। इसमें किसी मेडिकेशन की रोज़ाना ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ हम जब अटैक हो तो उस टाइम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम कहेंगे कि ये आप सेल्बुटामोल यूज़ करें, शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड बीटा-2 एगोनिस्ट, ठीक है। अगर माइल्ड परसिस्टेंट है, माइल्ड परसिस्टेंट हम कब कहते हैं? डे टाइम पे मोर देन 2 times per week हो सिम्टम्स, रात को मोर देन 2 times per month, और फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 second जो है वो मोर देन 80% प्रिडिक्टेड है, यानी FEV1 एस्थमा में डिक्रीज़ होती है लेकिन अभी 80% से ज़्यादा है अगर, तो हम इसको कहते हैं माइल्ड परसिस्टेंट। इसमें हमने शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड बीटा-2 एगोनिस्ट तो देना है सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, लेकिन हम साथ में लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देंगे। दूसरा पेशेंट है मॉडरेट परसिस्टेंट एस्थमा का, उसमें आप याद रखें मॉडरेट हम तब कहते हैं जब रोज़ाना उसको सिम्टम होते हैं और रात के सिम्टम्स मोर देन 1 time per week हो रहा है, हफ्ते में एक बार से ज़्यादा रात को सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये मॉडरेट में आ गया। और मॉडरेट तब भी कह रहे हैं जब 60 to 80% उसकी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 second है और वो रोज़ाना शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट यूज़ करता रहता है सिम्टम्स की वजह से, तो इसको हम कह रहे हैं मॉडरेट परसिस्टेंट। इसमें हमने फिर शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड बीटा-2 एगोनिस्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए तो देने हैं, लेकिन अब जो स्टीरॉयड हम दे रहे थे पहले, हम माइल्ड परसिस्टेंट में लो डोज स्टीरॉयड दे रहे थे इनहेल्ड, यहाँ मॉडरेट एस्थमा में हम मीडियम डोज इनहेल्ड स्टीरॉयड देंगे, ठीक हो गया एक ये रेजिमेंट। या फिर आप लो डोज ही इनहेल्ड स्टीरॉयड के साथ लाबाद ऐड कर लो, लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड बीटा-2 एगोनिस्ट ऐड करोगे, ठीक है। या तो साबा के साथ मीडियम स्टीरॉयड दे दें या तो लाबा के साथ लो डोज स्टीरॉयड दे दें, ठीक हो गया। अब लास्ट कैटेगरी होती है सिवियर और परसिस्टेंट एस्थमा, तब हम कहते हैं जब कंटिन्यूस सिम्टम्स रह रहे हैं एस्थमा के, फ्रीक्वेंटली रात को जो है सिम्टम्स होते हैं और फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 second जो है वो लेस देन 60% अगर प्रिडिक्टेड है, तो इस केस में हमें शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड बीटा-2 एगोनिस्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए देना है। लेकिन अब हम हाई डोज स्टीरॉयड्स का इनहेल्ड देते हैं और लाबास देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट भी देंगे और लॉन्ग टर्म में सिस्टम में यानी खाने के लिए भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे अगर नीडेड है तो, ठीक हो गया। तो ट्रीटमेंट भी हमने डिस्कस किया, ये थोड़ी सी मैंने कहा कि आपको मैनेजमेंट में समझा दूँ। ये एक्चुअली एस्थमा की सीवियरिटी की कैटेगरीज थी जो मैंने आपको समझाई और उसकी मैनेजमेंट, ठीक है। इंटरमिटेंट, माइल्ड परसिस्टेंट,
मॉडरेट परसिस्टेंट एंड सीवियर परसिस्टेंट। अब ट्रीटमेंट में अगर बताऊँ आपको तो एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आया है वो है स्टेटस एस्थमेटिकस की आप मैनेजमेंट बताएं, जो कि यहाँ पर इन्होंने नहीं मेंशन की। तो मैं आपको तीनों की रिवाइज करवा देती हूँ। अक्यूट एस्थमा में हमने सबसे पहले ऑक्सीजन देना होता है 2 to 3 लीटर पर मिनट। सैल्ब्यूटामॉल नेबुलाइज करना होता है 0.5 मिलीग्राम पर केजी डिज़ोल्व करके इन 1.5 ml नॉर्मल सलाइन 20 से 30 मिनट के इंटरवल पे जब तक एडिक्वेट रिस्पॉन्स हो। ठीक है। तीसरा, हम अक्यूट अटैक को ओरल या इनहेल्ड सैल्ब्यूटामॉल के साथ अगर कंट्रोल हो जाता है, यानी अगर अक्यूट अटैक जब कंट्रोल हो गया तो अब हम ओरल या इनहेल्ड सैल्ब्यूटामॉल देंगे। पहले नेबुलाइज दे रहे थे, अब ओरल या इनहेल। और इसके अलावा हमने हाइड्रोकोर्टिसोन देना होता है अक्यूट अटैक में, ताकि लेट फेज रिएक्शन ना हो। आईवी में हम देते हैं 5 to 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से 4 to 6 आवर्स तक, जब तक इम्प्रूवमेंट हो। और उसके बाद हम यही स्टेरॉयड ओरल पे ले आते हैं। प्रेडनिसोलोन देंगे 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे 5 दिन के लिए, या इनहेल्ड में बेक्लोमिथासोन देंगे 2 पफ 2 बार रोज़ाना। ये हो गई अक्यूट एस्थमा की मैनेजमेंट। अगर स्टेटस एस्थमेटिक का केस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, एग्जाम में आया हुआ है, आएगा। स्टेटस एस्थमेटिकस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। कैसे हम डिफाइन करते हैं? इंक्रीजिंगली सिवियर एस्थमा दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव टू ड्रग्स दैट आर यूजुअली इफेक्टिव। यही बच्चा जो यूजुअली ड्रग्स लेता था एस्थमा के लिए, अब वो इफ़ेक्टिव नहीं है, उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा, और सिवियर इंक्रीजिंगली सिवियर एस्थमा है, तो उसको हम कहते हैं स्टेटस एस्थमेटिकस। उसमें मैनेजमेंट में हमने ऑक्सीजन देनी होती है 2 से 3 लीटर पर मिनट। ठीक है। अगर पेशेंट जो है प्रीवियसली स्टीरॉयड्स पर था तो फिर हम उसको स्टीरॉयड्स देंगे इनिशियली। नेक्स्ट फिर हम जो है ना उसको साल्ब्यूटामॉल प्लस आइपराट्रोपियम की नेबुलाइजेशन करेंगे। साल्ब्यूटामॉल प्लस आइपराट्रोपियम की नेबुलाइजेशन दे रहे हैं। ऑक्सीजन दिया, स्टीरॉयड्स पर था तो स्टीरॉयड्स दिए और आईवी में, और सैल्ब्यूटामॉल प्लस आइपराट्रोपियम का नेबुलाइजेशन दिया। एमिनोफाइलिन का स्लोली इन्फ्यूजन देना है, और मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे अगर रिक्वायर्ड है तो, मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है। तो ये स्टेटस एस्थमेटिकस की मैनेजमेंट आप याद कर लें। लास्ट रह गया क्रोनिक एस्थमा की मैनेजमेंट। 4 कंपोनेंट होते हैं। पेशेंट की एजुकेशन, जो अभी मैंने आपको सारा समझाया, जिसमें हमने मीटर डोज इनहेलर का इम्प्रूव्ड उनकी स्किल्स जो है उनको इम्प्रूव करना है कि आप किस तरह से मीटर डोज इनहेलर को यूज़ करेंगे। एनवायरमेंटल कंट्रोल मेजर समझाने हैं, कब और कैसे सिम्टम्स को वो रिस्पॉन्ड करेंगे। दूसरा, हमने क्रोनिक एस्थमा में एस्थमा की मॉनिटरिंग करनी है, उसकी सिवियरिटी की असेसमेंट और मॉनिटरिंग करनी है एस्थमा की सिवियरिटी की, विद द ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ लंग फंक्शन। कंट्रोल एस्थमा के ट्रिगर्स को कंट्रोल करना है और अवॉइड करना है। और जो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी दी जाती है एस्थमा में, बीटा 2 एगोनिस्ट, थियोफाइलिन, आइपराट्रोपियम, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, इन सब का एक अच्छा सा प्लान बना के पेशेंट को देना है। ठीक है। ड्रग्स वगैरह आप कौन सी लेते रहेंगे, तो ये